CNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं तर्जमान बिलावल भुट्टो जरदारी जुल्फकार अली बदर। उनसे मुलाकात के लिए हम लाहौर में वाक़े उनकी रिहाइश का पहुँचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। जुल्फकार अली बदर के घर में जगह जगह उनके वालिद की पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के साथ तस्वीरें आवेज़ा हैं। जुल्फकार अली बदर साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक की बहुत करम नवाजी है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के स्पोक्स पर्सन मुंतखब हो गए हैं। ऐसे में कितनी भारी जिम्मेदारी महसूस करते हैं? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। जिम्मेदारी तो बहुत भारी है, चैलेंजिंग है, और मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब ने कुछ सोच के ये चैलेंजिंग जिम्मेदारी दी है। इस चैलेंज को कबूल किया है और बड़े अच्छे तरीके से इंशाल्लाह इसको लेके चलेंगे। आपकी बड़ी कूल एंड काम पर्सनैलिटी है। आखिर क्या वजह है कि आप मिजाजन रिवायती सियासतदानों से मुख्तलिफ हैं? ये जो काम एंड कूल पर्सनैलिटी हुई है ना, इसके पीछे मेरे वालिद साहब का था, क्योंकि आई यूज़ टू बी वेरी एग्रेसिव एट टाइम। मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता था। फिर ज़िंदगी में एक दो टर्निंग पॉइंट ऐसे आए, वो बार बार मुझे समझाते रहते थे कि अपने एग्रेसिवनेस को कम करो, यू हैव टू बी पेशेंट एंड टॉलरेंट, दिस इज़ द की टू सक्सेस। तो वो फिर पेशेंस और टॉलरेंस की जो चीज़ थी ना, उसको फिर समझ लें कि मैंने पॉकेट कर लिया। आपकी अपने मरहूम वालिद जहांगीर बदर साहब से बहुत ज़्यादा मुशाबियत है, तो क्या आप इसे अपने लिए कम्प्लीमेंट समझते हैं या आपका ख्याल है कि इस तरह लोग आपके बारे में एक जजमेंटल राय रखते हैं? देखिए, ये तो मेरे लिए एक अल्लाह ताला की तरफ से खुशकिस्मती है कि इतनी ज़्यादा शक्ल का मिलना। मुझे कहीं पे जाएं तो तारुफ नहीं कराना पड़ता, तो आई एंजॉय दैट। सुना है आपका नाम रखने का वाक़या भी बड़ा हिस्टोरिकल है। 1978 में जब मैं पैदा हुआ तो भुट्टो साहब का ट्रायल चल रहा था, तो वो जो एक एंट्रेंस होती है जेल की, जिसको उर्दू ज़बान में कहते हैं ड्योरी, इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो घर वाले जब आए तो उन्होंने वालिद साहब को बताया कि आपके बेटा पैदा हुआ है, साथ वो मिठाई लेके आए। तो भुट्टो साहब ने उधर, वो मिलते रहते थे वालिद साहब को अक्सर, तो उन्होंने कहा, बदर ये जेल में ऐसा क्या हुआ कि मिठाई आई है? तो उन्होंने कहा कि सर मुझे अल्लाह ताला ने बेटा अता किया है। तो उन्होंने कहा फिर मिठाई खिलाओ। मिठाई खाई। उन्होंने कहा तस्वीर मंगवाओ। तो वो रोज़ रोज़, और आपको पता है अंदरून शहर से जाना और कोट लखपत जेल में बड़ा दूर होता था, तो हफ्ते में एक दिन अलाउ होता था। तो वो फिर अगली तकरीबन कोई 10-15 दिन बाद जब भी गए, तस्वीर बनाना भी बड़ा मुश्किल काम था, तो मेरी एक तस्वीर फिर वो लेके गए। वो तस्वीर फिर भुट्टो साहब को दी। भुट्टो साहब ने उस तस्वीर के पीछे अपनी हैंड राइटिंग से लिखा। फिर बेगम नुसरत भुट्टो साहबा उस टाइम आई हुई थी। बेगम साहबा को उन्होंने कहा कि आप जहांगीर बदर के घर जाएं अंदरून शहर में और इस बच्चे का नाम जुल्फ़कार अली बदर रखें। वाह। तो वो फिर बेगम साहबा हमारे घर आई, तो उस टाइम पे फिर उन्होंने मेरा नाम रखा। आपके वालिद साहब तवील अरसा जेलों में रहे, तो इब्तदाई उम्री में ही वालिद साहब को मिस तो बहुत करते होंगे। तो हम तो छोटे थे, हमें तो पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है, बट मैंने अपना जितना बचपन गुजारा, मैंने तो वालिद साहब को शादो नादर कभी देखा, आते थे, कुछ अरसा गुजारा, और वो जो आते भी थे वो बाहर एक्टिविटीज़ करते रहते थे। हाँ, मुझे याद है कि हम जेलों में मिलने उनसे पूरे पंजाब में जाते थे, मियाँ वाली, बहावलपुर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला। फिर शाही किले का याद है, शाही किला में उस टाइम मैं स्कूल में था, स्कूल में दाखिल भी नहीं बल्कि हुआ था, उससे पहले शाही किले जाते होते थे। तो किले की दीवार की मुसाबत से मुझे थोड़ा सा याद है कि हम शाही किले जाते होते थे मुलाकात करने। आँख खोलने से होश संभालने तक आपने अपने इर्द गिर्द बहुत सियासी हलचल देखी, उस ज़माने को कैसे याद करते हैं? मुझे ये याद है कि पंजाब का और पाकिस्तान के जितने बड़े पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने सियासी लीडर हैं वो हमारे घर में आते होते थे। तो शेख रफ़ीक साहब मरहूम हमारे घर आते थे, तो मुझे लगता था भुट्टो साहब आ गए, तो मैं उनके साथ बैठ जाता था, तो मैं उनको कहता था भुट्टो साहब आए हैं। तो इस तरह करके तमाम ही लीडर आते रहे, और मैं बचपन से ही लोगों की शक्लों को जानता था, लोगों को की साथ शनासाई थी, और लोगों के साथ एक ऐसा तल्लुक़ था कि वो तल्लुक़ उनके साथ, उनकी फैमिलियों के साथ आज भी चल रहा है। कोई बंदा ऐसा नहीं है जो आके ये कहता हो कि जी मैं बड़ा
बचपन में किया, क्योंकि हमारे घर जब आते थे तो मैं बचपन से उन लोगों को देख रहा था। बीबी शहीद की तरह आपने भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की और आप उन चंद लोगों में से हैं जिनके पास बैक वक्त हार्वर्ड की भी और ऑक्सफोर्ड की डिग्रियां भी हैं। तो अपने ज़माना तालिब इल्मी को कैसे देखते हैं? ज़माना तालिब इल्मी बड़ा ज़बरदस्त एक ज़माना होता है, फ़िक्र फाका होता कोई नहीं। वो एक ऐसा अरीना होता है कि आपको ये नहीं पता होता कि इस अरीने से बाहर निकल के आपके साथ क्या होना है। मेरी स्कूलिंग जो है क्रेसेंट मॉडल स्कूल से हुई, फिर मेरा एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया। बीए में जब एडमिशन लिया तो मेरे वालिद ने मुझे कहा कि ये जो बीए है ना, ये बिल्कुल सिंपल सी डिग्री है और इट्स नॉट कम्पेटिटिव। बीबीए में उन्होंने मुझे कहा कि एडमिशन लो। तो उसके बाद फिर एमबीए आईटी किया मैंने नेशनल कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से। फिर उसके बाद मेरा बाहर एडमिशन हो गया। फिर बाहर से मैंने एमबीए किया। अल्लाह ताला का मेरे पे कोई ख़ास करम था कि मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया, स्कॉलरशिप मिले, मैं बाहर गया। हार्वर्ड से मैंने पब्लिक पॉलिसी ग्लोबल लीडरशिप में स्पेशलाइजेशन की। ऑक्सफोर्ड से मैंने ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में स्पेशलाइजेशन की। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से लॉ की तरफ कैसे आ गए? वापस आके मेरे वालिद पकड़े गए। मेरी वहाँ पे जॉब हुई वॉल्ट डिज्नी में, तो वो मैंने फिर ज्वाइन नहीं किया। मैं वापस आया 2 साल, फिर वालिद साहब के जो नैप के केसेस थे उनको लुक आफ्टर किया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम लॉ करो। लॉ का पार्ट 1 मैंने 99 में भी किया था, बट समहाउ बाहर एडमिशन हुआ, बाहर चला गया। फिर मैं वापस आया तो मुझे 2 साल का जो गैप था, जॉब कहीं नहीं मिलती थी। तो मुझे उन्होंने मेरे वालिद ने कहा कि तुम ऐसा करो, मज़ीद पढ़ना शुरू कर दो। तो मैं यूनिवर्सिटी में गया तो मैंने उनको कहा कि जी ये मेरा सीवी है। उन्होंने कहा इट्स टाइम फॉर यू टू टीच। मुझे उन्होंने मार्केटिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का कोर्स दिया। मैंने वहाँ से पढ़ाना शुरू किया। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया उसके 1 महीने बाद एक निजी बैंक में मेरी जॉब हो गई। तो फिर 2 साल मैंने उस बैंक में, फिर 2 साल बाद स्वैप किया एक मल्टीनेशनल बैंक में। तो 4 साल मैंने साथ बैंकिंग की, साथ पढ़ाया। उसके बाद मैं बैंक में जॉब कर रहा था, पढ़ा रहा था, तो मुझे बीबी ने टिकट दे दिया। अच्छा। तो वो मैंने जॉब छोड़ी, पढ़ाना छोड़ा। फिर मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। इलेक्शन आई लॉस्ट विद अ वेरी नैरो मार्जिन। फिर मैंने एक निजी टेलीविज़न में 2 साल टॉक शो किया, पीटीवी में भी किया और भी चैनल्स में किया। टाइम ऐसा आ गया, हमारी गवर्नमेंट आई, तो मुझे मेरे वालिद साहब ने कहा यार ये मीडिया जो है ना, तुम्हारे मुंह से कोई गलत बात ना निकल जाए, सो तुम लॉ का कैरियर परस्यू करो। मैंने कहा जी अब लॉ का कैरियर तो परस्यू करते हैं, साथ कुछ करना भी चाहिए। तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, साथ मैं एक्सपोर्ट करता रहा, जिप्सम, सीमेंट, क्लिंकर। लेकिन मुझे उन्होंने पुश किया कि नहीं तुम लॉ करो। फिर मैंने लॉ कंप्लीट किया। तो लॉ कंप्लीट करने के बाद फिर मैंने रेगुलर प्रैक्टिस शुरू कर दी। मैंने लेबर, सिविल, क्रिमिनल, बैंकिंग, कंज्यूमर, एफएसटी, बैंकिंग क्राइम, एंटी करप्शन, नैप, सोशल सिक्योरिटी, मार्केट कमेटी, कोई ऐसा फोरम नहीं है, हाई कोर्ट, तो कोई ऐसा फोरम नहीं है जिसके ऊपर मैंने जाके केस नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं कि सीखते रहें, चीज़ों को लेके चलते रहें, बिकॉज मेन फोकस लिटिगेशन का होता है। 2014 में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता था एज ए वाइस चेयरमैन सार्क यंग एंटरप्रेन्योर फोरम। उसके बाद फिर मुझे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ऑनर किया विद द टाइटल ऑफ यंग ग्लोबल लीडर। और थिंक टैंक भी हम चलाते हैं मेरे वालिद के नाम पे, जहांगीर बदर इंस्टीट्यूट। इंटरव्यू के दौरान जुल्फ़कार अली बदर से उनका अकलौता बेटा मोहम्मद अली बदर मिलने आया। जुल्फ़कार अली बदर से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहा। आपने NA 133 में बड़ी भरपूर इलेक्शन कैंपेन चलाई और बाई इलेक्शन में नून लीग को बड़ा टफ टाइम भी दिया, जिसकी वजह से पंजाब में पीपल्स पार्टी के रिवाइवल की उम्मीद भी जागी है। आप पंजाब में नून लीग और पीटीआई की सियासत को कैसे देखते हैं? देखिए, NA 133 में जो कैंपेन की ना, इसके नीचे एक प्रोविंशियल असम्बली है NA 166, पहले ये होती थी PP 153। मैंने 2008 में यहाँ से इलेक्शन लड़ा था। मैंने 5 साल लोगों की बड़ी खिदमत की वहाँ पे, हारने के बावजूद। तो लोगों के साथ एक ज़ाती सा ताल्लुक़ था। तो मुझे पार्टी ने हुक्म दिया, लीडरशिप ने, कि आप इस कैंपेन का हिस्सा बने। लोगों ने बड़ा रिगार्ड किया। और पीटीआई और नून लीग की सियासत, देखिए नून लीग ग्राउंड रियलिटी का हिस्सा बन गई हुई है और पीटीआई भी, इमरान खान साहब ने यूथ को बड़ा मोबिलाइज़ किया,
एक ऐसा नारा लगाया, एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड किया जिसकी वजह से लोग उम्मीद पर थे कि कोई तब्दीली आएगी, लोगों के हालात बदलेंगे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं ला सके, क्योंकि उसके लिए मैं समझता हूँ कि अच्छी टीम का होना और काबिलियत और अहलियत का होना बड़ा ज़रूरी था। और नून लीग के अंदर मैं बचपन से देखता आया हूँ, वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के साथ इलेक्शन जीतती रही है। गुज़श्ता कुछ अदवार से पंजाब में पीपल्स पार्टी आटे में नमक के बराबर रह गई है। बतौर स्पोक्स पर्सन चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आपके पास वो क्या हिकमत अमली है जिससे आप जियालों को मुत्तहिद कर सकेंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी जो है ना, उसकी कनेक्टिविटी में कमी आ गई कि ग्रास रूट पे और जो पार्टी के लोग हैं वो तंजीमों का मुख्तलिफ लेवल पे लोगों के साथ रिलेशनशिप में वो जो उसमें कमी थी। पीपल्स पार्टी नहीं ख़त्म हुई थी, पीपल्स पार्टी तो हर दूसरे घर में हर मौजूद थी, लोग थे। और मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी रिवाइव हो सकती है और रिवाइवल की तरफ जा रही है। हमने सिर्फ अपने लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है जो, और आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी पहले से ज़्यादा ज़ोर के साथ बाहर आएगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सिंध में जो ट्रेन मार्च किया वो इतना कामयाब नहीं हो सका, हालांकि सूबे में आपकी अपनी हुकूमत है। अब जबकि लॉन्ग मार्च का वो प्लान कर रहे हैं, तो पंजाब में से कैसे लोगों को निकालेंगे जहाँ पे हुकूमत भी आपकी मुखालिफ है? अ कॉइन हैज़ टू साइड। जब आप परसीव करें किसी चीज़ को तो परसेप्शन इज़ नॉट द ग्राउंड रियलिटी। तो उसका जो मीडिया के अंदर जो परसेप्शन थी ना, वो ऐसे पोर्ट्रे की गई, हालांकि ग्राउंड पे अगर देखा जाए तो पूरा सिंध ही बाहर आ गया था उस ट्रेन मार्च के अंदर, बट उसको इतनी ज़्यादा हाईलाइट नहीं मिली, तो शायद इस वजह से उसका तासुर ये लिया जा रहा है कि वो नाकाम हो गई। तो आप किसान मार्च के अंदर देखें कि इतने सारे लोग बाहर निकल के आए तमाम पंजाब के डिस्ट्रिक्ट में, और मेरा ये ज़ाती तौर पे ख्याल है कि जिस टाइम पे हम बाहर निकलेंगे 27 मार्च को बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की क़यादत में, आपके पंजाब के अंदर, साउथ पंजाब, सेंट्रल पंजाब के मेन शहरों के अंदर से इतने लोगों ने बाहर निकलना है कि एक सरप्राइज़ होगा ये आम लोगों के लिए। सिंध में जब दीगर जमातें आपके ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं तो आप लोग उनके ख़िलाफ़ लाठीचार्ज भी करते हैं, आंसू गैस का इस्तेमाल भी करते हैं। तो जब आप लोग लॉन्ग मार्च करेंगे और यहाँ पंजाब की हुकूमत आपके ख़िलाफ़ हुकूमती मशीनरी को इस्तेमाल करके नाकाम बनाएंगी, तो फिर आपके पास क्या जवाब होगा? देखिए, 92 में भी पीपल्स पार्टी ने जब लॉन्ग मार्च की थी ना, तो उस वक्त की हुकूमत ने लाठीचार्ज और बहुत जुल्म किया था, बहुत ज़्यादती की थी, रास्तों के अंदर रुकावटें डाली थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपनी जदोजहद को जारी रखा था। पीपल्स पार्टी एक ग्राउंड रियलिटी की एक अवामी पार्टी है जो बिलीव करती है कि जलसे, जुलूस, रैली, एहतजाज होना चाहिए और किसी को रोकते नहीं। ये जो सिंध के अंदर आप बात कर रहे हैं, हम उसको अलाउ करते हैं, हमें किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं। आजकल आपको पता है PSL हो रहा है, और इन लोकल इंतज़ामिया के साथ वहाँ की लोकल क़यादतों ने ये बात की थी कि हम एक पर्टिकुलर पॉइंट से आगे नहीं जाएंगे, तो उन्होंने उस चीज़ को जो है ना अपने वादे खिलाफ़ी की। तो वो एक ऐसा स्टंट कायम करना चाहते थे कि वो लोग जाते और होटल के अंदर जाते और सारा वहाँ पे करते और एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को तासुर देते कि यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स और पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट महफूज नहीं है। तो वो उस चीज़ को रोकने के लिए, उन लोगों को रोकने के लिए थोड़ा सा पुलिस ने उनको रोका, जिसकी वजह से ये अफसोसनाक वाक़या हुआ। अदरवाइज़ ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी देखें कितने दिनों से बैठी हुई है, कभी उनको एक छोटा सा कांटा या सुई भी नहीं चुभी। क्या पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे नहीं है, बट इस्टेब्लिशमेंट चूँकि एक इस मुल्क का हिस्सा है और ग्राउंड रियलिटी का हिस्सा है, तो जितना उनका आईनी किरदार है, वो जितना उनके साथ एक रिलेशनशिप होना चाहिए, मैं समझता हूँ वो होगा। अदरवाइज़ पीपल्स पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई ऐसा किरदार नहीं है या ऐसा वन पेजर नहीं है कि दोनों एक ही लाइन को टो कर रहे हों। बीबी शहीद के बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सियासी जद्दोजहद का आगाज़ हुआ, लेकिन अभी तक वो कोई बड़ा सियासी ब्रेक थ्रू लाने में कामयाब नहीं हो सके हैं, बल्कि अब तो आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी को उनका मुतबादल भी समझा जाता है। क्या ये बात दुरुस्त है?
नहीं, मैं नहीं समझता कि ये बात ठीक है। बिलावल साहब एक बहुत ही अच्छे, इंतहाई, ही इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग और एक बड़े अच्छे लीडर हैं जिनका विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने अपनी लर्निंग की और ग्रूमिंग हो रही है, उनकी डेवलपमेंट बड़ी अच्छी हो रही है। वो पार्टी के तमाम लीडर से भी सीखते हैं, अपने वालिद से भी सीखते हैं, बीबी शहीद से उन्होंने बहुत कुछ सीखा और जो बीबी की फ़िलॉसफी थी उसी चीज़ को वो लेके चलते हैं। पाकिस्तान के अंदर आज भी अगर लीडरशिप का कंपैरिजन किया जाए तो बिलावल साहब से काबिल आदमी नहीं है। आसिफा भुट्टो ज़रदारी साहबा जो हैं वो बिलावल साहब की बहन है और वो बहन भाई बिल्कुल दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड शी इज़ नॉट ओनली कि वो उनकी ऑल्टरनेट है, वो उनका बैकअप सपोर्ट सिस्टम है और वो भी अपने भाई को ऐसे सपोर्ट करती हैं जैसे हम लोग सपोर्ट करते हैं, पार्टी के लीडर्स वर्कर सपोर्ट करते हैं। मैं समझता हूँ कि इस सियासत के अंदर इतनी गुंजाइश है कि अगर बिलावल साहब काम करें और साथ आसिफा बीबी भी आएँ तो वो 1+1 11 वाली चीज़ होगी। क्या बिलावल भुट्टो ज़रदारी आइंदा इंतखाबात में नून लीग और PTI के साथ मुकाबले के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं? 100% बिल्कुल तैयार है। बिलावल साहब PTI के साथ भी मुकाबला करेंगे और PMLN के साथ भी, क्योंकि पीपल्स पार्टी एक इंडिपेंडेंट जमात है और हमारा वजूद भी यही इजाज़त देता है कि हम इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ें। हाँ, चंद हम ख्याल जमातों के साथ सोचा जा सकता है लोकल अलाइंस का, बट अदरवाइज़ पीपल्स पार्टी अकेले ही इलेक्शन लड़ेगी और इन जमातों के साथ भरपूर मुकाबला करेगी और जीतेगी। ज़ुल्फ़कार अली बदर ने वालिदा और अहलिया के साथ नाश्ता किया। खाने के मामले में लाहौरी हैं या फिटनेस का ख्याल रखते हैं, परहेजी खाने खाते हैं? पक्के लाहौरी जी, खानों में कोई परहेज नहीं। आई प्रेफर देसी खाने। मेरे से ये देसी खाने के अलावा अगर कोई प्रेफरेंस दी जाए तो सोचना पड़ता है क्या खाएं। माँ जी, आपसे किस किस्म के खानों की फरमाइश? ये जी देसी खाने, चिकन कढ़ाई, कीमा, हाथ का बना हुआ कुटा हुआ, तो इस तरह के सिंपल खाने। चाइनीज़ वगैरह कभी कभार वो बाहर से ही खा लेते हैं, वो घर में ज़्यादा नहीं पकते। आपके बने हुए खाने पसंद करते हैं या आपको ये सुनना पड़ता है कि मेरी माँ जैसा नहीं अभी तक बना सकी आप? अगर बनाऊँ तो पसंद करते हैं, लेकिन बनाना ही काफ़ी काम होता है। आई एम नॉट इनटू कुकिंग, लेकिन देसी खाना पसंद है, वो मुझे आता नहीं है। तो मैं जो बनाऊँ वो तो ये क्या तुमने पास्ता बना लिए, ये बना लिए, देसी सीखो। लेकिन जब कभी बनाया तो पसंद ही किया है। जी, आप जहांगीर बदर साहब की सियासी जिद्दोजहद की अमीन है। जब ज़ुल्फ़कार भाई पैदा हुए तो उस वक्त जहांगीर बदर साहब जेल में थे, उस दौर को कैसे याद करती हैं? बस अल्लाह ताला का शुक्र है कि हर टाइम बड़े अच्छे तरीके से गुजर गया। काफ़ी मुश्किलात वगैरह आती रही हैं, लेकिन अल्लाह ताला का करम कि हमने वो सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। तो जॉइंट फैमिली में रहते थे तो बच्चे बस मिलजुल के इसी तरह स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं। बाकी अल्लाह ताला का शुक्र कि अच्छी इनके हो गई। अली साहब बड़े हैं, इनका बचपन कैसा था? अली माशाल्लाह इंटेलिजेंट बच्चा था। हर चीज़ देख के, सोच के, समझ के, कभी उसने तंग नहीं किया था, कभी कुछ नहीं। सब इसकी बातें सुनकर सब इम्प्रेस होते थे कि बड़ा अच्छा प्यारा बच्चा है। तो अली साहब को अब जो ओहदा मिला है तो आपकी उनसे क्या तवक्कुआत है? ये भी अपने पापा की तरह खूब मेहनत के साथ काम करेगा, क्योंकि इसका भी काफ़ी इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में। तो इंशाल्लाह ताला ये पूरा उसी तरह ही काम करके अपना नाम पैदा करेगा इंशाल्लाह। भाभी, जब आपकी शादी हुई तो क्या आपको उस वक्त अंदाज़ा था कि ये इतना मसरूफ़ रहते हैं? उस टाइम तो इतना मसरूफ़ नहीं रहते थे, लेकिन अब जब हुए हैं तो अब देखें कैसे कोप करते हैं। वक्त ना देने पर को अनबन तो हो ही जाती होगी। वो आपको पता है ना, थोड़ा बहुत ऑन एंड ऑफ तो चलता ही रहता है। वो फूल के साथ कांटे भी आती हैं। लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी अंडरस्टैंडिंग तो अब है। इट्स बीन 13 ईयर्स, तो अब स्मूथ हो गया प्रोसेस सारा। लेकिन अगर नाराज़गी हो जाए तो मनाने में पहल कौन करता है? वो डिपेंड करता है नाराज़ किया किसने। अच्छा। हाँ जी, उसके अकॉर्डिंगली कभी ये कभी मैं
हाँ चलता रहता है वो तो। ज़्यादातर तो कसूर अली साहब का ही निकलता है। हाँ बिल्कुल। वो वाइफ इज़ ऑलवेज राइट वाली बात है ना, तो फिर जाहिर है मियाँ का ही ज़्यादा कसूर तो होता है। अली भाई, आप इतना मसरूफ़ रहते हैं तो फैमिली के लिए, बच्चों के लिए क्वालिटी टाइम कैसे मैनेज करते हैं? बस बीच में से टाइम निकल आता है, कोई ना कोई ओकेजन या कोई ना कोई वीकेंड के ऊपर मसरूफियत के अंदर ऐसी पॉकेट टाइम की निकलती है, फिर वो मैं टाइम घर पे ही स्पेंड करता हूँ। बच्चों के साथ शॉपिंग का जो टाइम होता है उस पर मैं साथ चला गया, फिर उनका हफ्ते में 1 या 2 दिन उनका दिल होता है कि बाहर से कुछ खाएँ, तो कोशिश करके फिर ये होता है कि बाहर जाएँ, कोई गाड़ी में ही कुछ खा पी लें और फिर वापस आ जाए। तो इस तरह मैनेज हो ही जाता है थोड़ा बहुत टाइम। जैसे आपके वालिद साहब ने आपकी सियासी तरबियत की, तो अपने बच्चों में इस सियासी लेगेसी को कैसे मुंतकिल कर रहे हैं? मैंने तो बचपन से सारा दिन सुबह दोपहर शाम रात देखी सियासत थी, तो वालिद साहब की ज़िंदगी तक तो हम सियासत में एक्टिविटी थी, फिर बीच में कुछ साल से कोई एक्टिविटीज़ काफ़ी कम हुई थी। बहुत शादो नादर हम जाते थे और घर में भी उस तरह की जो रेल पेल है वो उस तरह नहीं थी, तो बच्चों को इतना आइडिया नहीं था। तो अभी उन्होंने देखना स्टार्ट किया है, तो वो जिसका इंटरेस्ट होगा तो वो फिर उस चीज़ को ख़ुद ही अडॉप्ट कर लेगा। कोई ज़बरदस्ती करने वाला मामला नहीं है, मैंने भी कोई ज़बरदस्ती नहीं, ना मेरे घर वालों ने मेरे साथ कभी की, तो ये अपना शौक़ और पैशन की बात होती है। लेकिन जी, आप ज़रा कंपैटिबिलिटी टेस्ट चेक करते हैं ना कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। और माँ जी, आप जज हैं, भाभी पहले आपसे, अली साहब का फेवरेट कलर कौन सा है? ग्रीन कलर काफ़ी ज़माने तक इनका रहा है, आजकल कुछ ऑफ हुए हैं ग्रीन से, अदरवाइज ग्रीन था। ठीक है जी हाँ जी, ग्रीन बहुत पसंद था। अली साहब खुश हों या नाराज़ हों तो इज़हार कैसे करते हैं? नाराज़ हों तो खामोश हो जाते हैं, खुश हो तो शक्ल से ही नज़र आ जाता है कि जी आज खुश है। अली साहब शाह खर्च हैं या कंजूस? बीच में ये टुवर्ड्स कंजूस थोड़ा कर लें आप। अच्छा। शॉपिंग करते हुए किन चीज़ों पर बेदरेग पैसे खर्च करते हैं? कुछ भी नहीं। अभी टोल्ड ना मियाना रवि वाला सीन है, तो वो किसी पे भी बहुत एक्सट्रीम नहीं जाते हैं। आपको गिफ्ट भी देते हैं? गिफ्ट आजकल तो कैश ही अच्छा रहता है, तो क्या वो मिलता रहता है। हाँ जी। नहीं जी माँ जी, कितने जवाब सही थे? सारे ठीक थे। नहीं जी अली भाई, अब आपका पता चलता है ना जी, अभी तो पास हो गई हैं। बेगम का पसंदीदा कलर कौन सा है? बेगम का पसंदीदा कलर ब्लैक ही ज़्यादा पहनती है। ठीक है, बिल्कुल। किस कलर के ड्रेसेस सबसे ज़्यादा है? मिक्स है काम, लेकिन ब्लैक ज़्यादा है। हाँ, विंटर वार्डरोब तो देखना ब्लैक ही हो जाती है। कौन सी डिश आपको इनकी सबसे ज़्यादा पसंद है? इनकी स्वीडिश। भाभी किन चीज़ों की ज़्यादा फरमाइश करती हैं? बाहर से जो है ना इटालियन खाने की बस ज़्यादा फरमाइश होती है कि वो कहीं देसी ना खाया जाए, कहीं देसी से हट के कहीं पे भी चला जाए, किसी किस्म का भी हो, कॉन्टिनेंटल हो, जैपनीज़ हो, चाइनीज़ हो जाए, कुछ भी हो जाए, कि वो कहीं देसी ना खाया जाए, कहीं देसी से हट के कहीं पे भी चला जाए। किन चीज़ों पर ज़्यादा पैसे खर्च करती हैं? मेरा नहीं ख्याल ज़्यादा पैसे खर्च करती हो, बड़ा सोच समझ के पैसे खर्च करती है। बेगम नाराज़ हो या खुश हो तो इज़हार कैसे करती हैं? नाराज़ हो तो बोल के करती है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, खुश हो तो पता ही चल जाता है। अनबन हो जाए तो मनाने में पहल कौन करता है? डिपेंड करता है कि किसने की है। अगर मेरी तरफ से हो तो फिर बात करके बंदा मना लेता है, अदरवाइज़ ये कि खामोशी इख्तियार की जाती है। और ज़्यादातर ये आप ही को करना पड़ता होगा? कोशिश करते हैं कि वैसे ही चीज़ें टाइम गुजर जाए तो चीज़ें सेटल हो जाती हैं, बट अगर कोई बहुत ज़्यादा मामला हो तो फिर खुद ही बात करके कर लेते हैं। माँ जी ठीक बातें की है। चले, आप दोनों पास हो गए। जुल्फ़कार अली बदर घर से रवाना हुए। जुल्फ़कार अली बदर ने अली टाउन सोसाइटी में वाक़े मदरसा इकरा तहफ़ीज़ुल कुरान का दौरा किया। तलबा और प्रिंसिपल इदारा इकरा तहफ़ीज़ुल कुरान जनाब मुफ्ती तारिक सिराजवी साहब से मुलाकात की। सोसाइटी के मकामी कमेटी के हमरा कम्युनिटी सेंटर का दौरा किया। ज़ेरे तामीर टेनिस कोर्ट और फुटबॉल ग्राउंड का जायज़ा लिया और ताउन का यकीन दिलाया। पीपल्स पार्टी के मद्दाह साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इफ्तिखार अहमद भट्टी से मिलने आए।
दावत इस्लामी के मरकज़ फैज़ान मदीना जौहर टाउन में नमाज ज़ुहर अदा की और दावत इस्लामी की शूरा के रुकन हाजी याफूर रज़ा अतारी से मुलाकात की। आपको बीबी शहीद की गोद में खेलने का भी मौका मिला, ये आपके लिए एक एजाज़ की बात है। उस दौर की कोई मेमोरी शेयर करें। देखिए जी, मेमोरीज तो बहुत हैं। हमारे घर कई दफ़ा बीबी आई, मैंने बीबी को नाश्ता खाना खाते देखा। बीबी जब सियासत में लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रही होती थी तो मैं साथ आके बैठता। जो बीबी से सीखने को जो चीज़ें मिलती रहीं वो मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में उन्होंने मुझे एक ज़िंदगी में ऐसी चीज़ बताई विच इज़ अ मास्टर की। वो मैं जिस ताले को लगाता हूँ खुलते हैं, और तब से आज तक अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि जिस प्लेटफॉर्म पे गया हूँ, जिस इदारे में गया हूँ, जिस जगह गया हूँ, वही एक चाबी लगती रही और हर जगह ताला खुलता रहा। मैं बीबी शहीद का एक बड़ी यादगार है, मेरे वालिद की बुक की लॉन्चिंग थी दुबई में 2004 में। तो इट वाज़ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज़ फॉर मी कि बीबी ने बुक लॉन्चिंग के अख्ताम पे अपनी तकरीर का अख्ताम मेरे पे किया कि उन्होंने कहा कि बदर साहब, मुझे आपकी तो ज़रूरत है ही है, मुझे अली की भी ज़रूरत है। और उन्होंने कहा कि मुझे मिलने आए थे तो आई वाज़ वेरी इम्प्रेस्ड, और मैं इनके पॉलिटिकल इंसाइट से और बाकी चीज़ों से बड़ा इम्प्रेस हुई। तो वो एक मेरे लिए बड़ी यादगार मौका है कि बीबी ने मेरे बारे में इतने ऐसे गोल्डन अल्फाज बोले कि जिसको मैं आज तक भुला नहीं सकता। जुल्फ़कार अली बदर घर से रवाना हुए। आपने लाहौर की सियासत को बहुत करीब से देखा है। 2023 में लाहौर किसका होगा? पॉलिटिक्स जो है ना, इसमें आप कोई चीज़ कभी रूल आउट नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी ने, लीडरशिप ने अभी नई तंजीमें बनाई हैं। हम अगर तंजीम साजी मुकम्मल कर गए ग्रास रूट तक तो हम यहाँ पे बड़े अच्छे मार्जिन से जीत सकेंगे और काफ़ी सीटें निकल आएंगी। और अगर हमने अपना तंजीम साजी मुकम्मल ना की और ग्रास रूट तक लोगों के साथ कनेक्टिविटी नहीं की तो खातिर खा रिज़ल्ट नहीं आ सकेगा। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ की सियासत का मुआवजना कैसे करेंगे? शहबाज शरीफ साहब को बहुत ज़्यादा तजर्बा हासिल हो चुका है और उनकी भी जो सियासत है वो अपने ज़ोर बाजू पे नहीं आए हुए। ये हकीकत है, एक तल्ख हकीकत है जो, बट आज की जो उनकी सियासत है वो फ़र्क है। मरियम नवाज़ बीबी जो हैं, उन्होंने अभी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और वो सीख रही हैं और उनको अभी टाइम लगेगा तजर्बा, उस तजर्बे को हासिल करने के लिए जो मियाँ शहबाज शरीफ हासिल कर चुके हुए हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो ये वक्त ही पूरा करेगा ये। और क्योंकि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ एक्सपीरियंस, तो अगर कोई कहे कि शॉर्टकट है तो मैं नहीं समझता। किसी भी काम में, तजर्बे में और सियासत में शॉर्टकट नहीं है, आपको थ्रू प्रोसेस ही सीखना पड़ता है। लेकिन उनको, मरियम नवाज़ साहिबा को एक बहुत बड़ा एज हासिल है कि जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के पास और नवाज़ शरीफ साहब के पास ज़राए वसाइल थे, इनके पास उनसे बहुत ज़्यादा ज़राए वसाइल हैं, तो इनकी लर्निंग की स्पीड ज़्यादा होगी। मरियम नवाज़ पहले वज़ीर आज़म बनेंगी या बिलावल? देखिए, ये तो अल्लाह ताला को पता है, मौला करीम ने आसमानों पे फ़ैसले लिखे होते हैं, लेकिन हमारी कोशिश और ख्वाहिश यही होगी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब पहले बने। वैसे तो कौम ये भी जानना चाहती है कि बिलावल पहले वज़ीर आज़म बनेंगे या दुल्हा? देखें, हमारी फिर ख्वाहिश और दुआ यही है कि अल्लाह ताला बिलावल साहब को वज़ीर आज़म बनाए, पर उसके साथ साथ अगर वो दूल्हा भी पहले बन जाते हैं तो उसमें भी कोई मुज़ायका नहीं, स्ट्रेंथ डबल हो जाती है। कारोबारी दोस्त नवीद यूसुफ के गुलबर्ग में कायम ऑफिस आए और दरीना साथियों के साथ लंच किया।
खान तो नौजवानों के वज़ीर आज़म समझे जाते हैं, जबकि बिलावल साहब ख़ुद नौजवान हैं, लेकिन उसके बावजूद यूथ आपके साथ क्यों नहीं है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इमरान खान साहब ने यूथ को टारगेट किया और यूथ उनके साथ आ गई। बिलावल साहब की जो कनेक्टिविटी है वो डायरेक्ट लोगों के साथ, मैसेज के साथ हो नहीं सकती थी, उनको अपनी तंजीमों के थ्रू करना था, क्योंकि तंजीमों की ग्रास रूट पे उस तरह की कनेक्टिविटी नहीं रही थी माजी में। तो इसकी वजह से बिलावल साहब का डायरेक्ट लोगों के साथ राब्ते का फुकदान रहा। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि बिलावल साहब ने राजा परवेज़ अशरफ साहब को जब से बनाया है तो बहुत ज़्यादा सूरत हाल बदल गई है। तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि नौजवान, नई नस्ल और पुराने बहुत सारे लोग घरों से निकल के बिलावल साहब की सपोर्ट करेंगे। पीटीआई ने पंजाब में पीपल्स पार्टी को रिप्लेस किया। आपका क्या ख्याल है कि अगले इलेक्शन तक पीपल्स पार्टी पीटीआई से अपनी जगह वापस ले लेगी? देखिए, इसमें पीपल्स पार्टी ने को वाकई पीटीआई ने काफ़ी डैमेज किया, बट मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी अगर अपने ही लोगों के साथ राब्ता बढ़ा ले और अपनी पुरानी फ़िलासफ़ी के ऊपर एक्टिविटी स्टार्ट करते, जो कि हो चुकी है चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से, तो आने वाले टाइम में ना सिर्फ हम पीटीआई को, हम पाकिस्तान के अंदर अपने तमाम सियासी हरीफों को शिकस्त भी देंगे और उनसे कामयाबी भी हासिल करेंगे। रोज़ाना दफ्तर जाने से पहले अपने वालिद जहांगीर बदर की कब्र पर फातिहा खानी के लिए ज़रूर जाते हैं। सीएम सेंटर में कायम अपने दफ्तर बदर एंड बदर एसोसिएट आए, वकला और पार्टी वर्कर्स से मुलाकात की और अपनी सालगिरह का केक काटा। राजा परवेज़ अशरफ पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर और आप चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी के स्पोक्स पर्सन, आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी पंजाब में इलेक्टेबल पर तवज्जो दे रही है या वर्कर्स को फाल बनाने पर काम कर रही है? मेरा ख्याल में तो पीपल्स पार्टी वर्कर्स को ग्रास रूट पे फाल करने पे काम कर रही है। मैं इसी स्कूल ऑफ थॉट का हामी हूँ, लेकिन यह कि बाज़ हलकों में हमें ज़रूरत होगी इलेक्टेबल्स की भी, वहाँ पे जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे हम उनको भी देख लेंगे, फोकस कर लेंगे, बट हमारी प्रायोरिटी पीपल्स पार्टी को ग्रास रूट पे ऑर्गेनाइज करने पे है। मरियम नवाज़ और बिलावल भुट्टो सियासी बहन भाई बन गए थे और जितनी जल्दी ये भाईचारा कायम हुआ था उतनी जल्दी ख़त्म भी हो गया, आखिर क्यों? देखिए, बिलावल साहब मरियम नवाज़ साहबा की बहुत इज़्ज़त करते हैं। मैंने जब देखा कि वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट रिगार्ड के साथ, और सियासत में मैंने ये चीज़ सीखी भी है और मुझे सिखाई भी गई है, और मैं इसके ऊपर बिलीव करता हूँ कि रवादारी, इज़्ज़त, एहतराम, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मेरे वालिद भी और मियाँ नवाज शरीफ साहब भी एक दूसरे की बड़ी इज़्ज़त का एक रिश्ता था, एहतराम करते थे, और उसकी वजह यही थी कि सियासी हरीफ होने के बावजूद एक दूसरे का एहतराम का जो रिश्ता है वो छोड़ना नहीं चाहिए। तो बिलावल साहब भी बीबी की तरह बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को, और ये जो सियासत के अंदर इस तरह का उतार चढ़ाव है ये आता रहता है कि क्योंकि नज़रिया हर पार्टी का अपना होता है और पीपल्स पार्टी का एक स्ट्रॉन्ग नज़रिया है। बिलावल साहब अपने नज़रिए के हामी थे, जहाँ तक इकट्ठे चल सके चलें, जहाँ पे उनको लगा कि ये डिमांड एक्स्ट्रा है या रास्ता नहीं इकट्ठे चल सकता तो दोनों अलग-अलग रास्ते पे चल पड़े, पर वो इज़्ज़त का रिश्ता आज भी कायम है। राब्ता हो या ना हो, एहतराम अपनी जगह है। क्या आइंदा इंतखाबात में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान किसी सियासी इत्तेहाद की तवक्को की जा सकती है? देखिए, पीपल्स पार्टी नून लीग की बातचीत हो सकती है, राब्ता हो सकता है, लेकिन सियासी इत्तेहाद नहीं हो सकता, क्योंकि ये नेचुरल अलाइंस नहीं है। क्योंकि हमने सारी ज़िंदगी पीएमएल के ख़िलाफ़
इस इत्तेहाद के ख़िलाफ़ सियासत की है, वर्कर्स ने जदोजहद की है। आज जब हम उनके साथ मिल के सियासत करेंगे तो पीपल्स पार्टी का अपना वजूद जो है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और हमें उस चीज़ से नुकसान होता है। तो जितना हम इनके साथ मुकाबला करेंगे वो हमारे लिए ग्राउंड पे ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। क्या पीडीएम के साथ दोबारा इत्तेहाद मुमकिन है? पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसको आप रूल आउट कर सकते हो, हर चीज़ पॉसिबल है। पीडीएम को बिलावल साहब की तरफ से एक सजेशन भी गई थी कि आप इन हाउस तब्दीली की तरफ अगर आना चाहते हैं और आप अपना रेजिग्नेशंस की डिमांड्स विड्रॉ करें तो पीपल्स पार्टी फिर सोच सकती है कि हम पीडीएम के साथ बैठ के अगला लाए अमल बनाएं। तो ये जो सियासी लचक होती है और ये जो डोर ऑफ डायलॉग है या विंडो ऑफ डायलॉग है, ये हमेशा खुली रखनी चाहिए और लचक आपके अंदर ज़रूर होनी चाहिए। ये आपको सियासत में भी और ज़िंदगी में फ़ायदा देती है। पाकिस्तान में हुकूमत साजी के मामलात में एस्टेब्लिशमेंट के किरदार को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, अगर माजी देखा जाए, इस्टेब्लिशमेंट जो है ना, ये बहुत बड़ा एक टर्मिनोलॉजी है। इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस आते हैं, बट जो एक मेन इंस्टीट्यूशन है वो है हमारी पाकिस्तान आर्मी। और पाकिस्तान आर्मी जब तक इस मुल्क के अंदर है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये मुल्क है। और पाकिस्तान आर्मी को भी स्ट्रॉन्ग रखना इतना ही ज़रूरी है जितना इस मुल्क को स्ट्रॉन्ग रखना है। सो दे हैव बिकम अ ग्राउंड रियलिटी। इस मुल्क की एक हकीकत बन गए हुए हैं, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। उनका जो आइनी किरदार है उसको आपको देखना है, उसी आइनी किरदार की रोशनी में उनके साथ आपको रिलेशनशिप भी रखना है, बातचीत भी करनी है, चलाना है। अनफॉर्चुनेटली माजी में, और अगर 88 के इलेक्शन या 85 के इलेक्शन से ऑनवर्ड सारे इलेक्शन देखें तो इस्टेब्लिशमेंट या कोई उसके अंदर कुछ द पीपल हु मैटर एट दैट टाइम एंड नाउ, वो कुछ चंद लोग होते हैं जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, और वो डिसीजन मेकर्स हर अदवार में अपना अपना रोल या डिसीजन करते रहे हैं। कुछ अच्छे डिसीजन भी हुए हैं, कुछ बुरे भी हुए हैं। अब उन तमाम डिसीजन की रोशनी में अगर आप देखें, आज इस्टेब्लिशमेंट एक मैच्योर इस्टेब्लिशमेंट है और उन्होंने पाकिस्तान की सलामती और सॉवरेनिटी को मद्देनज़र रखते हुए आइंदा फ़ैसले करने हैं। क्योंकि हालिया जो डिसीजन मेकिंग हुई है उससे मुल्क को भी नुकसान हुआ है, सियासत को भी नुकसान हुआ है, और आइंदा जो पॉलिसी मेकिंग थी और जो मुल्क के अंदर फ्यूचर प्लान्स थे वो सारे सैबोटाज हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा पॉजिटिव किरदार है और रहेगा, और इस किरदार को आइन और कानून की हद के अंदर रह के अगर देखा जाए तो बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट है, इस मुल्क की फ़ौज है, और हमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, उनके साथ अच्छा रिलेशन रखना चाहिए। पीपल्स पार्टी के सीनियर कारकुन आसिफ भट्टी से मुलाकात के लिए मॉडल टाउन में उनके घर आए, पार्टी कारकुनों से मुलाकात की और जियालों ने जिए भुट्टो के नारे लगाकर लहू गरमाया। बहार कॉलोनी में पीपल्स पार्टी के मसीही कारकुन दिलबर गिल के घर गए, कारकुनों और नौजवानों से मुलाकात की। पीपल्स पार्टी की मसीही ख़वातीन विंग से मुलाकात के लिए गए और उनके मसाइल सुने। पीपल्स पार्टी के सीनियर कारकुन एजाजुद्दीन की जानिब से मकामी रेस्टोरेंट में दिए गए इशाइये के लिए आए, पार्टी कारकुनान से मुलाकात भी की। दिन भर की मसरूफियात निपटाकर घर वापस आए। जुल्फ़कार अली बदर से हल्की फुल्की गपशप भी हुई। सर, अब थोड़े हल्के फुल्के सवाल हो जाएं। आप खुश शक्ल हैं, साहिब हैसियत हैं, आला तालीम याफ्ता हैं, लेकिन क्या सारी उम्र काम ही काम किया या कुछ इश्क भी किया? ख्वाहिश बड़ी थी, कोशिश भी की,
लेकिन ऐसा वालिद साहब ने कामों में उलझाए रखा। उन्होंने कहा पढ़ाई करो, फिर ये करो, फिर बैंक में जॉब की, पढ़ाया यूनिवर्सिटी में, फिर ट्रेड किया, फिर एडवर्टाइजिंग का काम किया, फिर वकालत की, फिर लॉ के स्टूडेंट्स को पढ़ाया, लॉ ऑफ टॉट्स, बस यही चलता रहा। इश्क तो साथ साथ भी चल जाता है ना जी। हाँ, लेकिन वो भी पूरे टाइम मांगता है। इश्क एक नशे की तरह है, जब नशा लग जाए तो फिर आप कुछ और नहीं कर सकते, तो उसको भी फुल टाइम आपको करना पड़ता है। पहली मोहब्बत कब हुई, लेकिन सियासी जवाब नहीं देना। एक्चुअली मोहब्बत जो है ना वो आपको पता नहीं चलता कब किससे होती है, लेकिन जिन लोगों से हुई तो वो वन साइडेड ही थी। शादी कैसे हुई, लव या अरेंज? अरेंज मैरिज थी, बट ये कि बेगम को मैं पहले से जानता था। सुना आप फिटनेस बरकरार रखने के लिए ऑनलाइन ट्रेन पर सफ़र करते हैं? फिटनेस के लिए तो नहीं करते। हाँ। मैं एक अपॉर्चुनिटी है कि मेरे घर के बाहर है, तो मैं वॉक करके बाहर स्टेशन पे जाता हूँ। फिर मेरे ऑफिस के पास है, तो वहाँ से 1-2 मिनट की वॉक है, वहाँ से वॉक करके ऑफिस जाता हूँ। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ट्रैफिक से और पीस ऑफ माइंड रहता है और आपको फिट भी रखती है। आप ओल्ड रावियन हैं, पढ़ाई के साथ साथ दीगर फ़नून लतीफ़ा में भी कोई दिलचस्पी है? जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मैंने 1-2 दफ़ा तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लिया, लेकिन अब आके लिखाई पढ़ाई का काम ज़्यादा शुरू किया है। स्पोर्ट्स वगैरह में भी कोई हिस्सा लेते हैं? जी, बैडमिंटन रेगुलर खेलता हूँ। म्यूज़िक किसे पसंद नहीं, कैसा म्यूज़िक पसंद करते हैं? हर अच्छा म्यूज़िक जिसकी ट्यून अच्छी हो, जिसके लिरिक्स अच्छे हों। मोहम्मद रफ़ी, लता, पुराने जितने भी गायक हैं और लिखने वाले हैं, उन सब का म्यूज़िक, पाकिस्तानी हो इंडियन हो, सारा सुनते हैं। आपकी अपनी आवाज़ भी अच्छी है, भाभी ने कभी फरमाइश की हो, गुनगुनाया हो? सर, अपनी आवाज़ तो बेसुरी सी आवाज़ है। मैंने तो कभी कोई ख्वाहिश बड़ी थी कि गाना आना चाहिए, लेकिन उसके लिए सुर आने चाहिए, तो मैं बेसुरा आदमी हूँ। फिल्में तो देखते होंगे, कैसी फिल्में पसंद करते हैं? आई लाइक टू वॉच रोमांटिक मूवीज़, एक्शन, फुल एक्शन, रोमांटिक, लाइट कॉमेडी। पसंदीदा एक्टर्स कौन से हैं? पाकिस्तानी एक्ट्रेस में रीमा इज़ गुड, और ड्रामों के अंदर कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने ड्रामों में भी काम किया, फिल्मों में भी किया। सनम सईद इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस। ये भी एक ड्रामा चल रहा है, उसने सजल अली है, शी इज़ वेरी गुड। एक्टिंग मैंने देखी है, मूवीज़ के अंदर भी काम किया। और माया अली है। और इंडिया में अगर देखा जाए तो मैंने माधुरी की बहुत मूवीज़ देखी हैं। आई एम अ बिग एडमायरर, शी इज़ अ फुल एक्ट्रेस। तो सबकी अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए, बट पसंद एक जो फोकस होती है वो एक ही है। पढ़े लिखे हैं, किताबें किस तरह की पसंद करते हैं? हर तरह की किताब ही पढ़ता हूँ, बट मोस्टली मैंने जो पीछे पढ़ी है वो मैंने लीडरशिप से रिलेटेड, बिज़नेस से रिलेटेड, बिज़नेस लीडर से रिलेटेड, मोटिवेशन से, इस तरह से पीछे मैंने कोई किताबें पढ़ी हैं। घूमने फिरने के लिए पसंदीदा जगह कौन सी है? घूमने फिरने के लिए मैं यूरोप भी फिरा हूँ, अमेरिका भी, बट अगर मुझे कोई कहे तो आई प्रेफर गोइंग टू यूरोप। और अगर अमेरिका के अंदर कोई अच्छी जगह है तो वो न्यूयॉर्क सिटी है, जहाँ पे मैं रहा भी हूँ। सर, अब हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर। वज़ीर आज़म इमरान खान को रेट करें आउट ऑफ 10। 2। इन सियासतदानों को कोई मशवरा दें। मरियम नवाज शरीफ। फोकस करें, सीखें, टाइम लगेगा आपको थोड़ा सा। फवाद चौधरी। फवाद चौधरी साहब थोड़ा कम बोलें। कमर ज़मान कायरा। वो मीडिया पे फोकस करें, मीडिया पे ही फोकस करें ज़बरदस्त। शिबली फराज। फराज साहब बड़े बाप के बेटे हैं, अब बाप के प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करें। नदीम अफजल चांद। चांद साहब से सियासी मिस्टेक हो गई हुई है, उसको चाहिए कि उसकी रेमेडी करें। शहबाज शरीफ। मैं समझता हूँ अपनी सेहत का ख्याल करना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना साहब बड़े डायनामिक आदमी हैं, बट समहाउ उनको जो स्पेस वो चाहते हैं वो मिल नहीं रही। सरदार उस्मान बुज़दार। बुज़दार साहब इज़ अ लकी गाय कि सारी दुनिया की मुखालफत के बावजूद अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया है, उनको परफॉर्म करना चाहिए था। इमरान खान की और नवाज शरीफ की बतौर वज़ीर आज़म अगर आप रैंकिंग करें तो दोनों को क्या नंबर देंगे जी? देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब बहुत तजर्बेकार आदमी हैं, उन्होंने 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन के बहुत कुछ सीखा। उनको मैं 7-8 नंबर दूंगा, 7 नंबर। और खान साहब को वही 2 नंबर। चूज़ वन सर। आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो जरदारी? बिलावल भुट्टो जरदारी। बीबी शहीद या आसफा भुट्टो? बीबी शहीद। चाय या कॉफ़ी? मैं दोनों ही नहीं पीता। लॉ या सियासत? सियासत। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी या राजा परवेज़ अशरफ? राजा परवेज़ अशरफ। वन वर्ड फॉर बिलावल भुट्टो जरदारी? कीप इट अप। शाह महमूद कुरैशी। इज़ अ हिस्ट्री। नवाज शरीफ। मियाँ साहब यू हैव टू कम डाउन। कमर ज़मान कायरा। कायरा साहब इज़ अ गुड पर्सन। हसन मुर्तज़ा। मुर्तज़ा साहब हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन पंजाब। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर इज़ अ लवली गाय।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा, सारा दिन आपके साथ गुजारा, बहुत अच्छी यादें लेके जा रही। थैंक यू वेरी मच, आपका भी, आपकी टीम का भी, और बड़ा मज़ा आया इस सारी चीज़ से एंजॉय करने का। थैंक यू वेरी मच।